नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की पीएम श्री स्कूलों की स्थापना के लिए नई योजना को मंजूरी। रेलवे की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने की नीति को भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल अपने पैतृक गांव झुंझुनू के किठाना आएंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कल अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर चादर पेश करेंगी। और अजमेर के सरवाड़ में एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की और भरतपुर के लखनपुर में 2 लोगों की मौत। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राइजिंग इंडिया पीएम श्री स्कूलों की स्थापना की नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों सहित 14,000 से अधिक स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसकी कुल परियोजना लागत 27,360 करोड़ रुपए होगी। इसमें वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 5 साल तक की अवधि के लिए 18,128 करोड़ रुपए की केंद्र की हिस्सेदारी शामिल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि ये योजना केंद्र सरकार, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करेगी। विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्कूल की कल्पना से बनाई जाएगी। उसके कुछ फीचर्स भी रखा गया है। ये स्कूल टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। आईसीटी, डिजिटल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, लर्निंग टूल्स भी डिजिटली रहेगा। वर्चुअल लैब की कल्पना की गई है। उसकी 3D लैब इस स्कूल्स में आ जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन इस स्कूल में पढ़ाया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप इस स्कूल की पढ़ाई का अंश रहेगा। 10 डेज बैगलेस स्कूल की एक्सपेरिमेंट यही शुरू होगी। भाषा आधारित शिक्षा की ये एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी होगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्य प्रारूप को लागू करने के लिए रेलवे की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दी है। इस नीति से रेलवे को अधिक राजस्व मिलेगा और रोजगार के लगभग 1,20,000 अवसर पैदा होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि अगले 5 साल में 300 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। और ये संशोधित रेलवे की जो भूमि नीति है, इससे बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल्स के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी। ये संशोधन प्रतिवर्ष भूमि के बाजार मूल्य के 1.5% की दर से 35 वर्ष की अवधि तक कार्गो के लिए और कार्गो से संबंधित जो गतिविधियां हैं, उसके लिए रेलवे की भूमि की लॉन्ग टर्म लीजिंग का प्रावधान इसमें किया गया है। अगले 5 वर्षों में 300 से ज्यादा पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स विकसित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। ये कदम अमृत काल में नए भारत के लिए प्रधानमंत्री के दूसरे पंच प्रण के अनुरूप है, जिसमें औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी निशान को हटाना है। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन के बाद आम लोग पहले की तरह इंडिया गेट और इसके आसपास के परिसर में आ जा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की पदेन सदस्य मीनाक्षी लेखी ने पालिका परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि परिषद ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा है कि शहरों में प्रतिस्पर्धा की भावना का नया दृष्टिकोण वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता दे रहा है। श्री यादव आज नई दिल्ली में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, स्वच्छ पवन नील गगन के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में श्री यादव ने विद्यार्थियों, गैर सरकारी संगठनों और शोधकर्ताओं सहित आम जन की भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वाराणसी, श्रीनगर और बेंगलुरु जैसे कई शहरों के नगर निगमों की भागीदारी से मंत्रालय कचरा प्रबंधन, दीर्घकालिक परिवहन और हरियाली के मुद्दों पर काम करने में सफल हुआ है। श्री यादव ने कहा कि एक शहर की अवधारणा में सभी पर्यावरणीय मानकों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का स्मार्ट सिटी मिशन इसी परिकल्पना पर आधारित है। इस वर्ष का विषय है द एयर वी शेयर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल एक दिन के दौरे पर राजस्थान आ रहे हैं। श्री धनखड़ अपने पैतृक गांव झुंझुनू के किठाना जाएंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उपराष्ट्रपति बनने के बाद श्री धनखड़ पहली बार अपने गांव आ रहे हैं। वे किठाना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नए भवन का शिलान्यास करेंगे और ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। श्री धनखड़ जोड़ियां में बालाजी मंदिर और किठाना में ठाकुर जी मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति चूरू के सालासर बालाजी धाम और सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में पूजा कर देश की खुशहाली की कामना करेंगे। श्री धनखड़ कल राजभवन जयपुर में आएंगे। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से श्री धनखड़ का सम्मान किया जाएगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कल अजमेर यात्रा पर आएंगी। वे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह की जियारत कर चादर पेश करेंगी। शेख हसीना दोपहर करीब 1 बजे दरगाह पहुंचेंगी और वहां 1 घंटा रुकेंगी। दरगाह पहुंचने पर उनका स्वागत किया जाएगा। उनकी यात्रा को देखते हुए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। श्रीमती हसीना 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। राज्य सरकार ने राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण को शुरू करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोड़ा ने बताया कि दूसरे चरण की कार्य अवधि 2 साल रहेगी। इसके प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। इसके साथ ही कार्य योजना के प्रचार प्रसार के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यकारी समिति का गठन भी किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 352 पंचायत समितियों के करीब 4,500 गांवों को योजना में शामिल किया गया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना से करीब 6 लाख युवा लाभान्वित हो चुके हैं। वर्तमान में करीब 2 लाख युवा इस योजना से जुड़े हुए हैं। इस योजना के तहत राज्य के स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को अधिकतम 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता देने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनका कौशल विकास किया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ते के रूप में महिलाओं, दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर को 4,500 रूपये और पुरूषों को 4,000 रूपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। योजना में इस साल जुलाई तक बेरोजगारी भत्ते के रूप में करीब 1,565 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। आयकर विभाग ने प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के कई ठिकानों पर आज छापे मारे। श्री यादव ने स्वयं इस कार्रवाई की पुष्टि की है। एजेंसी ने श्री यादव के उत्तराखंड तथा गुरुग्राम स्थित फैक्ट्रियों और आवासों पर छापेमारी की। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी सामने आएगा वो सबको बताएंगे। श्री यादव ने कहा कि वे और उनका परिवार पिछले 7 दशकों से व्यापार कर रहा है। ऐसे में छिपाने लायक कुछ भी नहीं है।
अजमेर जिले में सरवाड़ के पास रोडवेज बस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार दुर्घटना में पहले 2 मोटरसाइकिलें आमने सामने टकराईं, जिसके बाद बस ने उन्हें टक्कर मार दी। एक अन्य दुर्घटना में जोधपुर के मथानिया क्षेत्र में एक युवक बकरियां चराते समय पैर फिसलने से नहर में गिर गया। जब तक उसे पानी से निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बूंदी के तालेड़ा तहसील के जमीतपुरा गांव में जहरीले कीड़े के काटने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। भरतपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर लखनपुर के पास एक वाहन द्वारा कार को टक्कर मार देने से कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जयपुर में इलाज चल रहा है। कार में सवार सभी लोग दिल्ली के रहने वाले थे और मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर वापस दिल्ली लौट रहे थे। कोटा में आज ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मृत्यु हो गई। नई अफीम नीति को लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह, मंदसौर नीमच सांसद सुधीर गुप्ता, शाहजहांपुर सांसद अरुण कुमार सामर शामिल हुए। सांसद जोशी ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री से समावेशी अफीम नीति लागू करने की मांग की। उन्होंने अफीम का मूल्य बढ़ाने और 1998 से अब तक कटे हुए पट्टों को बहाल करने की मांग भी की। बैठक में राजस्व विभाग के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल, नारकोटिक्स आयुक्त फतेह सिंह धाबरे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और अब मौसम। प्रदेश में कई स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चूरू, बीकानेर, फलौदी और श्रीगंगानगर में दिन के पारे में बढ़ोतरी हुई है। कई स्थानों पर रात का तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 3-4 दिन बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। अगले 3-4 दिनों तक पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर भागों में मानसून कमजोर एक्टिविटी जारी रहेगा। यानी जो बारिश का दौर है वो पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 10-11 सितंबर से शुरू होगा और एक उम्मीद है कि ज्यादातर स्थानों पर अच्छी बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर भागों में अभी भी अगले 3-4 दिनों तक मानसून ड्राई लाइक सिचुएशंस बनी रहेगी। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में भी छुटपुट स्थानों पर 11-12 सितंबर के आसपास जो है वो हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। बूंदी जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित 172 परिवारों को 35,68,000 रूपये की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। जिला कलेक्टर डॉ रविन्द्र गुप्ता ने बताया कि जिले में मानसून के दौरान बिजली गिरने से मरने वाले 5 लोगों के आश्रितों को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। बाढ़ से मरने वाले 4 मृतकों के परिजनों को भी 4-4 लाख रूपये की मदद दी गई है। हाड़ौती का प्रसिद्ध 12 का डोल मेला आज शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ। ये मेला 15 दिन चलेगा। कोरोना के कारण 2 साल बाद निकाली गई शोभा यात्रा में अखाड़ेबाजों को लेकर आमजन में खासा उत्साह रहा। प्रमुख मंदिरों से बैंड और डीजे की धुनों के बीच 57 देव विमान निकाले गए। जल झूलनी एकादशी पर जयपुर में आराध्य गोविंद देव जी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में विशेष झांकियां सजाई गई हैं और डोल झांकी निकाली गई। धौलपुर, झालावाड़, सवाईमाधोपुर में भी इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम श्री स्कूलों की स्थापना के लिए नई योजना को मंजूरी दी। रेलवे की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने की नीति को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल अपने पैतृक गांव झुंझुनू के केठाना आएंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कल अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर चादर पेश करेंगी। और अजमेर के सरवाड़ में एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की और भरतपुर के लखनपुर में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।